फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की जानिब से बेटे फ़िज़िक्स 9th का लेक्चर नंबर 15 डिलीवर करने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूटन के मोशन के 2 कवानीन पढ़े थे। आज हम लोगों ने नेक्स्ट प्रोसीड करना है। आज बेटे एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वज़न में क्या फ़र्क है? बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। हम लोग समझते हैं कि मास भी वही चीज़ होती है और वेट भी वही चीज़ है। मास की जगह हम लोग वज़न लिख देते हैं, वज़न की जगह हम लोग मास। लेकिन अगर हम बेसिकली देखा जाए तो इन दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फ़र्क आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। पहले नंबर पे बेटे आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन मास की डेफिनेशन लिखनी है। मास की डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ अ बॉडी, यानी कि एक जिस्म में जो मादे की मिकदार है, क्वांटिटी ऑफ मैटर मादे की मिकदार, जिस्म के अंदर मादे की मिकदार जो है ना, वो उसका मास कहलाता है। तो क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज मास। जो आपकी बुक है वहाँ पे उस पेज के ऊपर सेकंड लाइन है बेटा, उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक जिस्म में मादे की जो मिकदार है उसे हम लोग मास कहते हैं। दूसरे नंबर पे मास जो है वो एक स्केलर मिकदार है, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तीसरे नंबर पे मास को हमेशा स्मॉल एम से, छोटे एम से जाहिर किया जाता है। चौथे नंबर पे बेटे याद रखना है कि मास आप लोग या हम लोग या कोई भी चीज़ है, उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाए तो उसके मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डज नॉट वेरीज विद द चेंज प्लेस, यानी कि जगह तब्दील करने से इसकी कीमत तब्दील नहीं होती। फिर उसके बाद है, इसको हम क्या करते हैं, बीम बैलेंस के ज़रिए से कोई भी, यानी कि कोई स्पेसिफिक म्यारी मैसेज जो है स्पेसिफिक पर्टिकुलर मैसेज के साथ कंपेयर करके हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट वन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका जो यूनिट होता है ना मास का, वो होता है किलोग्राम। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। तो ये बेटा 4-5-6 पॉइंट्स हैं। मास के हवाले से डेफिनेशन याद रखनी है कि मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज मास। फिर दूसरे नंबर पे स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट किलोग्राम है, इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और जगह तब्दील करने से इसकी कीमत तब्दील नहीं होती। फिर इसके बाद आ जाता है वेट। अब वेट जो होता है ना, किसी भी जिस्म का जो वज़न है वो बेटा याद रखना है ज़मीन के ऊपर किसी भी जिस्म का जो वज़न है वो फोर्स होती है। वज़न एक फोर्स है ज़मीन के ऊपर। ये एक ऐसी फोर्स है, वेट एक ऐसी फोर्स है जो क्या करती है, जिससे ज़मीन उस जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। लेट्स सपोज एक बॉडी है, बॉडी एक ज़मीन के ऊपर रखी हुई है, तो उसका जो वज़न होगा वो क्या होगा, ज़मीन जिस फोर्स से उस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है ना बेटा, वो उसका वज़न कहलाता है, उसका वेट कहलाता है। तो इसकी तारीफ क्या होगी, वेट ऑफ अ बॉडी इज़ अ फोर्स, कि किसी भी जिस्म का जो वज़न है ना वो एक फोर्स है, विद विच, जिसके ज़रिए से अर्थ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इटसेल्फ, कि ज़मीन उस जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। ज़मीन पर किसी जिस्म का वज़न वो फोर्स है जिससे ज़मीन उस जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। सेकंड बेटा बात, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि ये फोर्स है ना, तो फोर्स एक वेक्टर मिकदार है। फोर्स अगर वेक्टर मिकदार है तो इसका मतलब है कि वज़न भी, वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको बेटा स्मॉल w से जाहिर किया जाता है, वेट w से जाहिर किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है w इज इक्वल टू mg। w बराबर होता है mg के। फिर तीसरे नंबर पे अगर मास को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाए तो बेटा उसकी कीमत तब्दील नहीं होती, लेकिन वज़न को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो बेटा इसकी कीमत तब्दील हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए इसकी वैल्यू बेटा तब्दील हो जाती है। फिर उसके बाद है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय द स्प्रिंग बैलेंस के जरिए इसकी मेजरमेंट की जा सकती है। और इसका जो यूनिट है, जो यूनिट फोर्स का होता है, वही यूनिट जो है वो इस वज़न का होता है, यानी कि न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। इसके बाद आ जाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के मोशन का
तीसरा कानून इंपॉर्टेंट कानून है, कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। कोई भी एक्शन होगा उसका एक रिएक्शन लाजमी होगा। लेकिन वो क्या कहता है, विच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन, जो कि मिकदार में एक्शन के बराबर है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी सिमत जो है एक दूसरे के मुखालिफ होती है। अगर एक्शन नीचे की जानिब है तो रिएक्शन ऊपर की जानिब होगा, और अगर एक्शन ऊपर की जानिब है तो रिएक्शन नीचे की जानिब होगा। इसके बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट इस तीसरे कानून की सबसे अहम जो लाइन है वो लाइन पढ़ने जा रहा हूँ कि एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट अप्लाइड ऑन द सेम बॉडी, कि कभी भी एक्शन और रिएक्शन जो है वो एक ही जिस्म के ऊपर अमल पैरा नहीं होते, बल्कि ये दो मुख्तलिफ अजसाम पर होते हैं। अभी इनकी मिसालों के ज़रिए से मैं इनको इसकी डिटेल आपको सिखाता हूँ। पहले नंबर बुक लाइंग ऑन द टेबल, कि एक किताब जो एक मेज़ के ऊपर पड़ी है ना बेटा, ये न्यूटन के तीसरे कानून को फॉलो कर रही है। कैसे फॉलो कर रही है, लेट्स सी जी। लेट्स सपोज कि ये एक बुक है, ये टेबल है, ये इसके टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब बेटा ये जो बुक है ना, बुक का जो वजन है ये नीचे की जानिब अमल कर रहा है। आपको अगर याद हो तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिस्म जो है, जब पहला कानून पढ़ा रहा था कि जिस्म के ऊपर नेट फोर्सेस जो हैं वो जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अमल कर रही होती है। अब इनके ऊपर जब एक बुक को रखा जाता है टेबल के ऊपर, तो बेटा होता क्या है कि इसका जो वज़न होता है वो टेबल पर नीचे की जानिब अमल कर रहा है। वज़न, बुक का जो वज़न है वो टेबल पर नीचे की जानिब अमल कर रहा है, और टेबल क्या करता है, ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करता है इस बुक के ऊपर, ताकि इसके वज़न को कैंसिल आउट कर दिया जाए, और ये जो बुक है या ये जो मार्कर है ये उस टेबल के ऊपर आसानी के साथ बगैर किसी मूवमेंट के पड़ी रहे, साकन हालत में रहे, रेस्ट की हालत में हो। अब हुआ क्या कि जब इस बुक का जो वजन है वो नीचे की तरफ अमल पैरा हुआ, तो ये बेटा बुक का एक्शन था, बुक का एक्शन ना, बुक ने एक्शन किया, बुक ने अमल किया, एक्शन किया टेबल के ऊपर। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ कि ये जो टेबल है ये इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। वजन, बुक का वजन और टेबल का रिएक्शन, यानी कि टेबल की ऑपोजिट फोर्स, ये एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देती हैं और बुक आसानी के साथ उसके ऊपर पड़ी रहती है। तो देखिए आपने देखा कि एक्शन जो है वो बुक ने किया, रिएक्शन जो है वो टेबल ने किया। तो देखो दोनों बॉडीज डिफरेंट हैं, बुक ने एक्शन किया, रिएक्शन टेबल ने किया। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट अप्लाइड ऑन द सेम बॉडीज, कि एक ही जिस्म के ऊपर ये अप्लाई नहीं होते, दो मुख्तलिफ। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देते हैं, बैलून फिल्ड विद एयर, कि हवा से भरा हुआ गुब्बारा। जब बेटा आप गुब्बारे में हवा भर के छोड़ते हैं तो होता क्या है, हवा बाहर की जानिब आउट होती है, निकलती है, एक्शन करती है। उसका रिएक्शन क्या होता है कि जो बैलून है वो एकदम तेज़ी के साथ आगे की जानिब मूव करता है। घर में बैठ के ये एक्सपेरिमेंट लाजमी कीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हवा है वो जब बाहर निकली बैलून के अंदर से तो उसने एक्शन किया, उसका रिएक्शन क्या हुआ, बैलून आगे की जानिब मूव हुआ। और थर्ड वन रॉकेट्स। तो बेटा जितने भी हमारे साइंसेस के अंदर रॉकेट्स हैं वो सारे के सारे इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जो है वो फॉलो करते हैं। कैसे, अब जब रॉकेट को उसके ईंधन को जलाया जाता है तो बेटा उसकी जो बैक साइड होती है ना, ये लेट्स सपोज कि रॉकेट है, इसकी बैक साइड से जो है बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। अब वो गैसेस क्या होती हैं, ईंधन जलने से वो गैसेस जो हैं वो नीचे की जानिब जाती हैं, और जो रॉकेट है वो फिर आगे की जानिब मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब ये हुआ गैसेस ने एक्शन किया और रिएक्शन के तौर पर रॉकेट मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये है बेटा हमारा आज का लेक्चर, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट और आल्सो द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।